हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक वन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम लोग का वीकली करंट अफेयर्स होने जा रहा है और वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे 11 मई से 18 मई 2026 का सारा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। चाहे वो सभी एग्जाम के लिए हो, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी टाइप का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को देखने से पहले हम लोग डेली करंट अफेयर्स तो देख ही रहे थे, लेकिन बीच में अभी जो है गैप जो हो गया है, उस गैप को भरने के लिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के थ्रू उनको भरेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स अब हम लोग जो देखने वाले हैं 11 मई से 18 मई 2026 का जो भी स्पेशल होगा, इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, उन सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो हम लोग जो है ज्यादा देर ना करते हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है वो 26 जुलाई को संभावित है। बीपीएससी पीटी जो 72वीं है वो 26 जुलाई को संभावित है और इसके लिए फॉर्म भी भरा जा रहा है। 1189 सीटों पर ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको उसके पर्पज से भी तैयार रहना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर्स उसको वैल्यू देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के बिना तो आप सक्सेस बहुत ही रेयर होगा कि आप सक्सेस कर पाइएगा। खासकर बीपीएससी, दरोगा, इन सारे क्षेत्रों में करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी अब एग्जाम ले लीजिए, तो सभी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का वैल्यू दिया जाता है और उसी वैल्यू को अब हम लोग भी यहाँ वैल्यू देंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्द जो है बिहार दरोगा का भी बहाली आने वाला है, बिहार पुलिस का भी बहाली आने वाला है। तो बहुत जल्द फिर से बहाली आएगा। अभी देखे कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, अब फिर से बहाली आने वाला है। और बिहार पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद जो देखे भागदौड़ हुआ है, तो उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो उन करंट अफेयर्स को देखते हुए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 11 to 18 मई, यानी कि 11 से 18 मई तक का जो भी करंट अफेयर्स होगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में यूएसए के द्वारा, यानी कि यूएसए अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया। किसको दिया गया है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को दिया गया है। अभी हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है और उस पुरस्कार का नाम है यूनिवर्सिटी इनोवेटर। यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में जो इनोवेशन होता है, उसके लिए जो भी शोध किए जाते हैं, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। और ये यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड जो है इस बार दिया गया है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका में ये अवार्ड अगर दिया जा रहा है तो ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है। अगर वो अवार्ड किसी भारतीय व्यक्ति को दे रहे हैं तो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा योगदान दिए होंगे तभी देते हैं। तो ये किनको दिया है? डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसको नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको कहते हैं? जो तीनों सेनाओं को देखते हैं, मतलब तीनों सेनाओं को मिश्रित रूप से जो देखते हैं, जो उन पे कंट्रोल करते हैं, वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो गठन हुआ था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ था, कुछ वर्षों के बाद ही हुआ था। और पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। उसके बाद दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल अनिल चौहान बने थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दूसरे बने थे वो अनिल सिंह चौहान बने थे। अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान बने थे, लेकिन इनका भी रिटायरमेंट जो है, इनका भी कार्यकाल अब पूरा हो गया। इसीलिए अब तीसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं
वो बनेंगे कौन, किसको नियुक्त किया गया है? एनएस राजा सुब्रमणी, यानी कि एनएस राजा सुब्रमणी को ये तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारत का सीडीएस, यानी भारत का सीडीएस जो है ये तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए ही सीडीएस का गठन किया गया था। यानी कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं को जो है एक सूत्र में बांधने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी। सेकंड थे जनरल अनिल चौहान, और पहले थे बिपिन रावत, जिनके बारे में हम बोल चुके हैं कि इनका जो दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, विमान दुर्घटना में। अब तीसरा नंबर आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारा करंट अफेयर्स है। तीसरा है, हाल ही में पीटर मैगियार ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, हाल ही में पीटर मैगियार ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर मैगियार ने अभी हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यानी कि पीटर मैगियार अभी जो है हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हंगरी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कौन किए गए हैं? पीटर मैगियार किए गए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर मैगियार अभी वर्तमान में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ये हंगरी के लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 एशियाई भारोत्तोलन, यानी कि एशियन गेम जो होते हैं वेट लिफ्टिंग वाला, तो उनका जो मेजबानी कौन देश कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उठता है कि 2026 भारोत्तोलन जो है, एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। यानी कि भारत इनका मेजबानी इस बार कर रहा है। 2026 में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कर रहा है। और ये भारत में कहां पे होगा? तो भारत में ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के ये गांधीनगर में होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। यानी कि 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत कर रहा है, और ये भारत के गुजरात में, गुजरात राज्य में ये होने जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। यानी कि एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश कर रहा है? भारत, 2026 वाला। और ये कहां हो रहा है? गुजरात में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गांधीनगर में होने जा रहा है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो गुजरात का जो नंबर 1 अभी स्थान है वो कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। इससे पहले महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र और गुजरात में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है। यानी कि कभी गुजरात आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है। यानी कपास के, कॉटन के उत्पादन में ये अभी वर्तमान में गुजरात आगे निकल गया है। और 33 वर्ष के बाद पुनः ये टाइगर स्टेट के रूप में उभरे हैं। यानी कि पुनः टाइगर स्टेट के रूप में ये घोषित किए गए हैं गुजरात। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि ये मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात का नंबर 1 स्थान है भारत में। यानी कि मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है पूछेगा तो ये गुजरात में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है आपको। और ये गुजरात जो साल्ट सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी नमक जो है इसमें साल्ट सिटी के नाम से गुजरात इसलिए जाने जाते हैं कि यहाँ पे NaCl का, यानी लवण का बहुत ज्यादा मात्रा पाया जाता है। इसके अलावा जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात के जो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी गुजरात के हैं। और गुजरात के जो सीएम हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और आचार्य देवव्रत हैं यहाँ के राज्यपाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। अब है 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तमिलनाडु के सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 9 यानी कि 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन हुए? तो सी जोसेफ सी विजय। यानी कि ये एक्टर भी थे। इससे पहले 2 साल पहले इन्होंने पार्टी बनाई थी और इस पार्टी को इस बार
2 साल में ही वहां का सत्ता परिवर्तन करने का मौका मिला और डीएमके को बाहर किया गया, सत्ता से डीएमके को बाहर किया गया। इसमें कांग्रेस जो पहले डीएमके के गठबंधन में थे, सत्ता के लिए इन्होंने डीएमके को ठुकरा दिया और अब जो है किसके पक्ष में आ गए हैं, जोसेफ विजय, यानी कि एक्टर जोसेफ विजय, सी जोसेफ विजय के पक्ष में अभी आ गए हैं। तमिलनाडु में मिल के सरकार बनाए हैं, क्योंकि जोसेफ विजय को जो है इनको भी गठबंधन का सरकार बनाना पड़ा, क्योंकि बहुमत इनके पास भी अपना नहीं था। तो इसीलिए 9वें मुख्यमंत्री के तौर पे जोसेफ सी विजय चुने गए हैं, जो बहुत बड़े एक्टर हैं साउथ के, यानी साउथ के चेन्नई तमिलनाडु के बहुत बड़े एक्टर हैं और इन्हीं को बनाया गया है। यही बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछा जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी पूछेगा। शुभेंदु अधिकारी जो है अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, वहां पे अभी बीजेपी की सरकार बनी है और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनी है, यानी इससे पहले जब भी था तो बीजेपी के विरोध में जो भी पार्टी है सभी की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार आई है और इस बार ममता बनर्जी के लिए खासे मुश्किल पैदा हो रहा है। यानी कि जैसे ही टीएमसी को बहुत ही मजबूत पार्टी थी और 15 वर्ष से वहां पे शासन में थी, लेकिन वही होता है जब सरकार चेंज होता है तो फिर पार्टी का, विरोधी पार्टी का अस्तित्व जो है मिट जाने लगता है, वजूद मिट जाने लगता है, क्योंकि सरकार के पक्ष में ही सारा हवा आ जाता है। तो बहुत प्रशासन भी उसी के हाथ में, सरकार के हाथ में। इसी तरह से विधानसभा पे भी कंट्रोल होता है। तो सभी जगह ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नौसेना के जो नए प्रमुख हैं, अभी जो वर्तमान में है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं अभी जो है वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, लेकिन 31 मई 2026 को वो रिटायर लेने वाले हैं, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है 2026 में 31 मई को। ये जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो रिटायर होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए किसे नियुक्त किया गया अगला नौसेना प्रमुख, कृष्णा स्वामीनाथन को। किसे नियुक्त किया गया है, कृष्णा स्वामीनाथन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, यानी कि ये बनेंगे देश के अगले नौसेना प्रमुख और ये होंगे 26वें नौसेना प्रमुख। ये कितने नंबर के होंगे, ये 26वां होंगे, नौसेना प्रमुख बनेंगे और ये 31 मई 2026 के बाद से बनेंगे, क्योंकि 31 मई को दिनेश कुमार त्रिपाठी जी रिटायर्ड हुए हैं, सेवानिवृत्ति लेंगे। उनके बाद कृष्णा स्वामीनाथन देश के 26वें नौसेना प्रमुख बनेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हम लोग देखें कि तीसरे जो सीडीएस हैं वो कौन बन गए हैं, तो ये जो बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। और यहाँ पे 26वें जो बनेंगे ये कौन बनेंगे, कृष्णा स्वामीनाथन, ये नौसेना प्रमुख बनेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि अभी डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना भारत की भी अपनी मजबूरी है। वैसे तो भारत का डिफेंस सेक्टर सभी से मजबूत में आता है, मजबूत श्रेणी में आता है, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। इस सब मामले में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्थान है, लेकिन फिर भी भारत को चीन हो, अमेरिका हो या रूस हो, इन सब के तुलना में अपने में डिफेंस सेक्टर में बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी घटना हो, कोई भी युद्ध हो तो उसको जो है आसानी से कंट्रोल में किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 7 नंबर क्वेश्चन है। अभी तो देख ही रहे हैं पूरा विश्व में युद्ध ही चल रहा है, कभी बोलते हैं सीज फायर कर दिए अमेरिका वाले ईरान से, और ईरान भी कभी दबने को तैयार नहीं है। तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हॉर्मुज जो जल संधि, हॉर्मुज जो यहाँ पे जहां से जो है तेल वगैरह आते हैं, दूसरे देश जाते हैं, उनको रोका जाता है, बार बार उनको जो है डिस्टर्ब किया जाता है। इससे जो है तेल का जो है भारी संकट पूरे विश्व के सामने है
और तेल के अलावा गैस का भी किल्लत हो रहा है। यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांति बनाए रखें अमेरिका और ईरान, तभी जो है इस तरह का समस्या पूरे विश्व के सामने नहीं आएगा, वरना ये गंभीर भयंकर संकट विश्व के सामने आने वाला है। तेल खदान से लेके गैस तक को, सिलेंडर गैस, ये सारा चीज जो है, चाहे वो घरेलू हो, कॉमर्शियल हो, जब दिक्कत होगा तो सभी जगह होगा, रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, इन सारे चीजों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे पूरे विश्व को। ये नहीं कि सिर्फ भारत को, बल्कि पूरा विश्व उसमें जो है चपेट में आएगा। इसीलिए युद्ध जो है किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ने में जो है एन रंगास्वामी को, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें ये जीते थे, और इनको एन रंगास्वामी को अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। और ये किसको किया गया है? एन रंगास्वामी को। और ये कहाँ किया गया? केंद्र शासित राज्य है पांडिचेरी, पहले इनका नाम था। 2006 ईस्वी से इसे पुडुचेरी या पुदुचेरी भी कहा जाता है, यानी कि इसकी राजधानी तो पांडिचेरी ही है, और इनको जो है पुडुचेरी कहा जाता है। अब वर्तमान में 2006 के बाद से इन्हें पुडुचेरी कहा जाता है, और इनके मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये इलेक्शन से रिलेटेड जो है, अभी हम लोग देखे केरल का अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री, तो बी.डी. सतीशन बने हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बी.डी. सतीशन। और पांडिचेरी के जो बने हैं एन रंगास्वामी। शुभेंदु अधिकारी बने हैं पश्चिम बंगाल के, और जोसेफ विजय जो हैं एक्टर हैं, और वो तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखे हैं। सभी राज्यों से रिलेटेड जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका लिस्ट हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये फ्रांस से, ये पहले फ्रांस के अंदर थे, मतलब पुडुचेरी पे पूरा कब्जा फ्रांस का था, तो धीरे धीरे भारत ने अपने कब्जे में लिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई को जो है अपनाने वाला, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला, भारत का जो यूपीआई है उसको अपनाने वाला विश्व का पहला कैरिबियाई देश। कैरिबियाई देश किसको कहते हैं? वेस्ट इंडीज के इलाके के जो देश होते हैं, सटे हुए कैरिबियन देश, कैरिबियन द्वीप में, उसको कैरिबियाई देश कहते हैं। तो अभी जो है पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है जो यूपीआई को अपनाया है? यानी भीम ऐप के माध्यम से इनको जो है कंट्रोल में किया जाएगा, पेमेंट भेजने में सुविधा होगी। और ये त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो ये जो देश हैं, ये कैरिबियन देश हैं। इन्होंने पहले कैरिबियन देश बने हैं जिन्होंने यूपीआई इंटरफेस को, भारत के यूपीआई इंटरफेस को अपने यहाँ लिया है। तो बहुत बहुत जो है प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पहला कैरिबियन देश बनेंगे त्रिनाद एंड टोबैगो, जो भारत के यूपीआई सिस्टम को अपने यहाँ अपनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज में इसके जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। त्रिनाद एंड टोबैगो की जो राजधानी है वो कौन सा है? पोर्ट ऑफ स्पेन। और इसके अलावा जो हम लोग जानते हैं, कमला प्रसाद बिसेरर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कमला प्रसाद बिसेरर यहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है, कैरिबियन डॉलर। ये सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वेस्ट इंडीज से ही जानते ही हैं हम लोग। वेस्ट इंडीज से जो इंपॉर्टेंट ब्रायन लारा, विश्व के प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर, अगर सचिन तेंदुलकर से उनका तुलना होता था तो वो कोई आम खिलाड़ी तो होंगे नहीं, यानी सचिन तेंदुलकर से उनका तुलना होता था। और बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा। इसके अलावा क्रिस गेल, बहुत सारे पोलार्ड हैं, तो बहुत सारे क्रिकेटर वहां से, नामी नामी क्रिकेटर आए हैं, सुनील नारायण आए हैं, तो ये सारा क्रिकेटर वहां से आए हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है ब्रायन लारा हैं, जो 1990 में, यानी 1990 के जो समय से हैं, उनका बात किए। उससे पहले तो विवियन रिचर्ड्स, ये सब थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आता है। बहुत कैरिबियन खिलाड़ी का तो वर्चस्व था। जब वनडे का विश्व कप शुरू हुआ था, पहला तो विश्व कप 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज टीम ने ही जीता था, और तीसरा भी वही जीतने वाले थे। लेकिन भारत के जो
उस समय के कप्तान थे 1983 में कपिल देव। उनके शानदार नेतृत्व क्षमता के कारण ये वर्ल्ड कप भारत को प्राप्त हुआ था, जबकि 183 रन ही लक्ष्य रखा गया था, फिर भी भारत ने उसमें सफलता पाई थी, क्योंकि उसमें बेहतरीन जो कैच लिया गया था कपिल देव के द्वारा लिया गया था विवियन रिचर्ड्स का, उसके बाद ही पूरा मैच पलट गया था। इस सारा चीज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में कितने गीगावाट, GW का मतलब हुआ गीगावाट, रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में कितने गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। सौर ऊर्जा स्थापित करना विश्व के सभी देशों की आजकल डिमांड हो गया है, यानी कि विश्व के सभी देश सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी में अपनाना चाह रहा है और भारत भी इसमें अपनाना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी देश की ये विशेषता होगी वो कि वो सौर ऊर्जा पे ज्यादा निर्भर अपना बढ़ाए, यानी सौर ऊर्जा का ज्यादा वैल्यू देंगे तभी आपका सौर सिस्टम जो है अच्छा रहेगा और थोड़ा सा बिजली पे दिमाग जो है कम लगेगा, यानी कि बिजली पर से निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इनसे जो है कम निर्भरता होगी, क्योंकि सोलर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के जमाने में। तो भारत ने 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड जो है गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है, स्थापित किया है। और इनका स्थान ओवरऑल अभी भी टोटल इनके पास कितना हो गया है सौर ऊर्जा, अपना स्थापित सौर ऊर्जा कितना है 150 गीगावाट। भारत के पास सौर ऊर्जा जो है 150 गीगावाट है और ये तीसरे स्थान पे है विश्व में। अभी भी जो है अभी के अनुसार ये वर्तमान में विश्व के तीसरे स्थान पे है सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में, और टोटल 150 गीगावाट ये कर चुके हैं। और दूसरे स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है और पहले स्थान पे चीन है। तो ये चीन जो है सभी जगह अमेरिका को टक्कर दे रहा है या तो उसको पछाड़ रहा है, बहुत जगह जो है अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहा है अब चीन। वही अमेरिका को डायरेक्ट इससे देखा नहीं जाता है, क्योंकि चीन उससे हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है और कई क्षेत्र में चीन जो है अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। और इसी क्षेत्र में देखिए फर्स्ट पोजीशन अब चीन हो गया है सौर ऊर्जा उत्पादन में, और दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे अपना भारत। लेकिन अभी भी चीन और भारत के बीच में सौर ऊर्जा उत्पादन करने में बहुत ज्यादा ही गैप है। 1200 गीगावाट चीन कर रहा है सबसे ज्यादा। अब एक 10 नंबर क्वेश्चन, चीन के बारे में हम लोग जानते हैं, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। चीन की जो मुद्रा है वो कौन सा है, चीन की मुद्रा रेनबिंबी है और चीन की जो भाषा है वो मंदारिन है। और शी जिनपिंग जो है लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि जब तक वो नहीं मरेंगे या अपने से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो राष्ट्रपति वहां के बने रहेंगे, उसको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, माओ त्से-तुंग के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने हैं चीन के जो लाइफ टाइम वाले राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि जब तक जीवित रहेंगे, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक राष्ट्रपति बनेंगे, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग CII भी बोलते हैं, कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अभी जो प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बदलते रहते हैं प्रत्येक 2 साल 3 साल, मतलब कभी कभी रोक भी दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है कार्यकाल। लेकिन अभी जो बने हैं आर मुकुंदन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो प्रमुख बने हैं आर मुकुंदन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिहाज से, एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर मुकुंदन को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सरमत आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? सरमत मिसाइल जो है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सॉरी,
इसे हाल ही में रूस के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? अभी हाल ही में रूस के द्वारा विकसित किया गया है और इनकी मारक क्षमता जो है ये 35,000 किलोमीटर बताई जा रही है। और 35,000 किलोमीटर में कौन देश नहीं आएंगे विश्व का, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका को तो ये अपने रडार पे रखेगा ही रखेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस में तानातानी आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। और ये 35,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए बहुत ही खतरा है। अब हम लोग देखते हैं कि रूस से रिलेटेड जो कहानी है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, वो हमेशा अमेरिका से उनका 36 का आंकड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप से तो और भी 36 का आंकड़ा हो चुका है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो है रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन दोनों में सदा हमेशा, इन दोनों में क्या इससे पहले भी वाक युद्ध होता था, तो अभी भी वाकई युद्ध ही चल रहा है, लेकिन यूक्रेन के थ्रू लड़ रहे हैं दोनों आपस में। डायरेक्ट यूक्रेन अकेला रूस से नहीं लड़ सकता है, इसमें जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का समर्थन है, तभी यूक्रेन जो है रूस से लड़ पा रहा है और वो 5 साल पूरा करने वाले हैं। यानी कि बहुत ही घमासान मुकाबला चल रहा है। लेकिन अब देखा जाएगा कि वो अकेले अगर यूक्रेन को चाहिए कि अब या तो सरेंडर कर दे या तो युद्ध चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बर्बाद होता रहेगा। और अमेरिका तो एक बिजनेस देश है, यानी कि बिजनेस कंट्री है, उनको तो हथियार बेचना है, वो चाहेगा कि पूरे विश्व में जो है युद्ध चलता रहे और इसी तरह से मेरा हथियार जो है, आर्म्स जो है बिकता रहे, चलता रहे। तो ये सारा कहानी है। लेकिन रूस भी जो है बहुत ही पावरफुल देश हैं, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो जब बात आता है तो बहुत ही पावरफुल देश हैं। उनके पास भी परमाणु हथियार बहुत सारे हैं और उसके पास भी मिसाइल हैं। तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, रूस के जो राजधानी है वो मॉस्को है और रूस के जो राष्ट्रपति बता ही दिए व्लादिमीर पुतिन है, बहुत ही पावरफुल राष्ट्रपति हैं। और भारत से इनका दोस्ती हमेशा रहता है, रूस का दोस्ती भारत से हमेशा रहा है, लेकिन भारत ही कभी कभी अमेरिका के चक्कर में रूस से दोस्ती तोड़ता तो नहीं है, लेकिन शो हो जाता है कि तोड़ने वाले हैं। यानी कि अमेरिका के झांसे में आके अमेरिका उनको बोलता है भारत को कि आप ये चीज नहीं लीजिए, तेल नहीं लीजिए, चाहे वो मिसाइल नहीं लीजिए, चाहे वो कुछ और तरह के अत्याधुनिक हथियार नहीं लीजिए। तो ये सारा चीज अमेरिका दबाव डालता है भारत पे कि आप नहीं करिए, उसके साथ कोई भी सौदाबाजी नहीं कीजिए। लेकिन भारत जो है अभी बोल रहे हैं कि हम अपने अनुसार ही अपना विदेश नीति तय करेंगे, मेरा विदेश नीति कोई अन्य देश तय नहीं कर सकता। और यही होना चाहिए, एक स्वावलंबी जो देश होते हैं, अपने पे निर्भर जो देश होते हैं, उनको इसी तरह का पॉलिसी अपना रखना चाहिए। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त करंट अफेयर्स देखे, वीकली करंट अफेयर्स देखे। तो आज हम लोग आप सबके लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।